Hello and welcome to Chetan Bharat Learning, and also welcome to Polity Current Affair class. We are covering the very first week of December 2025. In today's session, we are going to cover the topic that police reform and modernization in India. Recently, Honorable Prime Minister addressed the 60th conference of DG and DIG. So let's talk about what are the steps with relation to modernization of police force in all the states of India. Then there is a report about custodial death. What are the reasons and what is the way forward? And then there is a article in the Hindu about the dysfunctional of sexual harassment of places at work. That is the POSH Act. To begin with, the police reform and modernization in India. So, one of the key cry of this country is that we need a modern police, a police that is service, not as raising force. So here, ये सालाना एक कॉन्फ्रेंस होती है तो 60th कॉन्फ्रेंस है ऑल द डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड ऑल्सो द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सो हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर सारे ही स्टेट से एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस बार ये कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में हुई है और खास तौर पे याद रखिएगा थीम क्या है। एमसीक्यू में कई बार पूछ लेते हैं दैट व्हाट इज द थीम ऑफ वेरियस कॉन्फ्रेंसेस। सो दिस टाइम द थीम वाज विकसित भारत सिक्योरिटी डायमेंशन। सो खासकर जो हम विकसित भारत संकल्प यात्रा पे निकले हुए हैं 2047 तक हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो इसमें सिक्योरिटी के डायमेंशंस क्या है, तो उस लिहाज से ये कॉन्फ्रेंस की गई है। और यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी और जो न्यू एज थ्रेट है हमारी सिक्योरिटीज को, मतलब ट्रेडिशनल टू नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट, उनसे डील करने के लिए पुलिस फोर्स को तैयार करने की बात की जा रही है। Here we come that some important fact याद रखिएगा, हालांकि ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सालाना कॉन्फ्रेंस है, बट व्हेन वी कम टू पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर, दिस इज द स्टेट सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द मेजर रोल in modernization of police from legal to behavioral changes that lies on the shoulder of states. Center comes to help it out. Then states are responsible, but they face many restraints, especially the financial restraints. So here comes the Ministry of Home Affairs. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने पहले एक प्रोग्राम चलाया हुआ था जिसको कहते थे मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स एमपीएफ। अब इसी को रीनेम किया गया है एंड दैट इज द ऑगमेंटेशन ऑफ स्टेट एंड यूटी मॉडर्नाइजेशन पुलिस फोर्स, अजम के नाम से एक स्कीम को लॉन्च किया गया, इसको रीनेम किया गया है। देन हियर इट कम व्हाट इज द नीड फॉर और व्हाई इट इज अ नीड फॉर पुलिस रिफॉर्म्स। द वेरी फर्स्ट थिंग, any organization that is largely driven by the laws, rules and regulation, और उसी से उसका ऑपरेशनल स्ट्रक्चर और यहां तक कि बिहेवियरल एटीट्यूड तय होता है। अब हमारे साथ दिक्कत यह है कि ज्यादातर स्टेट पुलिस जो हैं वो कॉलोनियल एरा के ही लॉज से गवर्न है, कॉलोनियल एरा का ही स्ट्रक्चर यहां पर दिया गया है। जैसे ज्यादातर हैं जो स्टेट के अंदर पुलिस एक्ट, वो पुलिस एक्ट ऑफ 1861 से गवर्न है। आप देखिए कि हमने आईपीसी सीआरपीसी को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हम लेके आए हैं, लेकिन जो पुलिस का प्रोटोकॉल है, प्रोसीजरल हैं, वो सारे पुलिस एक्ट ऑफ 1861 से गवर्न। तो ये आगे जाके और इनकॉन्ग्रेंट हो जाएगा कि आपके पास लॉज सो कॉल्ड मॉडर्न है, प्यूनिटिव एंड प्रोसीजरल लॉज, लेकिन जो पुलिस की ऑपरेशनैलिटी दैट इज ड्रिवन बाय एंड स्ट्रक्चर इज ड्रिवन बाय दी कॉलोनियल एरा लॉज। तो बेसिकली होना चाहिए था जब आप बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेके आ रहे हैं जो पुलिस को इंप्लीमेंट करनी है, तो स्टेट्स को भी नए पुलिस एक्ट लाने थे। इससे पहले ही सेंटर एक मॉडल पुलिस एक्ट पास कर चुका है। अब याद रखें क्योंकि पुलिस स्टेट टॉपिक है तो एज सच इन्फोर्सेबिलिटी के साथ सेंटर लॉ नहीं बना सकता, लेकिन सेंटर ने एक लॉ पास किया था 2006 के अंदर, मॉडल पुलिस एक्ट, ताकि वो एक गाइडलाइन बने, उसके आधार पर स्टेट अपने लॉ बना सके। लेकिन ज्यादा स्टेट ने ये चेंजेस नहीं किए हैं। देन इट कम्स टू स्ट्रक्चर। यार पुलिस का स्ट्रक्चर इंडिया में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज्ड है। एक तो मिलिटराइज्ड स्ट्रक्चर है, फ्रॉम यूनिफॉर्म टू ड्रिल ट्रेनिंग, द एटीट्यूड थिंग दैट इज मिलिटराइज्ड बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन आयरिश कॉन्स्टेबलरी सिस्टम। जब अंग्रेजों ने यहाँ पर पुलिस सिस्टम बनाया तो वो लंदन स्टाइल का नहीं बना, बल्कि आयरिश कॉन्स्टेबलरी सिस्टम को लागू किया, विच मॉडल इज इंस्पायर्ड बाय मिलिटराइज्ड सेंस, द हायरार्की, द ड्रिल्स। और फिर इंडियन पुलिस या जिसको हम कहते हैं स्टेट पुलिस इन इंडिया,
12 हायरार्की का स्ट्रक्चर पाया जाता है फ्रॉम कॉन्स्टेबलरी टू द डीजीपी। इतनी हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम में सूटेबल नहीं है। आज ज्यादातर फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन का जमाना है। सो आप देखें कि यार लंदन ये प्रमोशन करियर प्रोग्रेशन में प्रॉब्लम आती है कि लोअर हायरार्की का पर्सन एक खास लिमिटेड प्रमोशन ही पाएगा, और मल्टीपल एंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ पर। सो कांस्टेबलरी से एएसआई से सब इंस्पेक्टर लेवल, देन डीएसपी लेवल, फिर आईपीएस लेवल, आप बहुत सारे एंट्री पॉइंट है। आप बाकी पुलिस देखें, जैसे लंदन पुलिस अगर हम देखें, वन ऑफ द आइडियल पुलिस विच इज कंसीडर्ड, तो वहां पर एंट्री पॉइंट ग्राउंड से है, और वहां पर हो सकता है लंदन पुलिस का जो कमिश्नर है वो कांस्टेबल रैंक से शुरू किया उन्होंने। सो ये सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिनका रिफॉर्म हमें चाहिए। देन राइजिंग चैलेंज, सो फ्रॉम साइबर क्राइम टू टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अर्बन पुलिसिंग, बहुत ज्यादा न्यू एज चैलेंजेस आ रहे हैं जिससे डील करने के लिए हमें कटिंग एज लेवल की टेक्नोलॉजी और कटिंग एज लेवल का ट्रेनिंग चाहिए। देन ग्रोइंग पॉपुलेशन, growing urbanization, and complicated law and order situation. We are the most populous country of the world. ऐसे में क्रिमिनल एक्टिविटीज को टैकल करना और मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही होगी। देन लो पब्लिक ट्रस्ट। अब जैसे ये है कि यार होना ये चाहिए कि पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होना चाहिए लोगों को। लोगों को एक हाई सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए कि इफ देयर इज पुलिसमैन देन आई एम माय फैमिली सिक्योर। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट है कि खुद जनता पुलिस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करती है, बल्कि करप्ट सिनेरियो में पुलिस को प्लेस किया जाता है। तो हमारे यहाँ पुलिस आज भी पिजोरेटिव कनोटेशन के अंदर है, तो ये इमेज भी हमें ठीक करनी होगी। देन further, sharp increase in cybercrime and digital frauds. As per NCRB data, there is 36%, the sharpest rise of the crime. मतलब कोई भी और क्राइम जैसे ट्रेडिशनल क्राइम है, दैट कुड बी द मर्डर, डकैती, लूट, रेप, वो इस स्पेस पर नहीं ग्रो कर रहा है जिस स्पेस पे साइबर क्राइम ग्रो कर रहा है। 36% शार्प राइज है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अब इससे डील करने के लिए पुलिस को स्पेशल साइबर सेल्स बनाने होंगे, स्पेशल ट्रेन्ड पर्सोनल चाहिए, यहां तक कि नई टेक्नोलॉजी चाहिए। देन परसिस्टेंट थ्रेट, ट्रेडिशनल थ्रेट जो चले आ रहा है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। हालांकि हम ये दावा कर रहे हैं, हमारी मिनिस्ट्री दावा कर रही है कि बाय द एंड ऑफ मार्च 2026 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म विल बी रूटेड आउट। लेकिन इसके अलावा हाई ड्रग ट्रैफिकिंग, कोस्टल सिक्योरिटी, या मल्टीपल थ्रेट जिनसे हमें डील करना है। देन मेजर कॉन्स्टेंट क्या है हमारे, मैन पावर शॉर्टेज। तो जिस अमाउंट में पुलिसमैन होने चाहिए उस अमाउंट में पुलिसमैन है नहीं, आउटडेटेड इक्विपमेंट है। अभी भी कई स्टेट के अंदर कांस्टेबलरी को 303 राइफल्स दी गई हैं, और 303 राइफल आज के टाइम में डमी गन है। दिस इज द वेपन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, आज के टाइम में सुटेबल नहीं है। एंड एट द सेम टाइम द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स, द नक्सल्स, they are operating with sophisticated weapons. They are easily having access to AKs. Then inadequate training बहुत बड़ा लेकिन है। आज भी हम कॉलोनियल एरा की ट्रेनिंग से काम चला रहे हैं, जहां आज हमें साइबर क्राइम के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमें अपने पुलिसमैन को ट्रेन करना है, या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग उनको देनी है। हमें उनको जो हमारे फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन है उनकी ट्रेनिंग देनी है। हम इसकी जगह क्या कर रहे हैं, आज भी हम चले जाएं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर, क्या हो रहा है सर, ड्रिल्स करवाई जा रही हैं। सुबह की पीटी परेड पे आ जाइए, शाम की पीटी परेड पे आ जाइए, दिन में फॉर्मेलिटी के लिए कुछ बीएनएसएस के लेक्चर लगा लिए, जहां पर ज्यादातर पुलिसमैन सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। सो ट्रेनिंग में बड़े स्तर पर रिफॉर्म की जरूरत है। देन व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट? सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर फंड करती है, स्टेट्स को सपोर्ट करती है इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरिंग द वेपन्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, इवन एस्टैब्लिशिंग द फॉरेंसिक लैब्स, एंड ऑल्सो मोबिलिटी सोल्यूशन के कितना मोबाइल पुलिस फोर्स को बनाया जा सकता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। Then there is a very important organization often ignored, not into the limelight, Bureau of Police Research and Development, headquartered at Delhi. So ये इनोवेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर डील कर रहे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, हालांकि बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल आते रहते हैं पुलिस फोर्सेस के लिए, जिनसे स्टेट अपने पुलिस पर्सनल को ट्रेन कर सकते हैं। जैसे अभी हम देखें कि जब
बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इंप्लीमेंट की गई 1 जुलाई 2024 को। उससे पहले ये 2023 के विंटर में इनैक्ट कर दिया गया था। तो लगभग 6 महीने इसको दिए गए कि 6 महीने बाद इसको इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन बीपीआरएनडी की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के पुलिस पर्सोनल्स को बीएनएस और बीएनएसएस की प्रोविजंस में ट्रेन करने के लिए आप स्पेशल मॉड्यूल्स, स्पेशल प्रोग्राम बनाएं। तो बीपीआरएनडी इज अ की टू ट्रेन द पुलिस पर्सोनल्स इन न्यू लॉज। देन पीएम का एम्फेसिस है इस मीट के अंदर दैट आप बैंड ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से मॉनिटर कीजिए, बहुत सारे बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। देन कोस्टल सिक्योरिटी को बहुत अच्छे से एनहेंस करना है, और साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पुलिस का रोल होना चाहिए। जहां हम देखते हैं हमारे आर्म फोर्सेस आईटीबीपी इज डूइंग वंडरफुल जॉब इन दी डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी तो आलम यह है कि फॉरेन में भी कहीं डिजास्टर आता है और इंडिया को टीम भेजनी होती है तो आईटीबीपी के पर्सनल्स भेजे जा रहे हैं, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो इसी तर्ज पर हमारी स्टेट पुलिस को भी यूनिट्स तैयार करनी है। देन व्हाट इज द वे अहेड? सो सबसे पहले तो हमें गोल सेट करने होंगे, हमें सिटीजन चार्टर बनाना है पुलिस का, हमें विजन एंड मिशन ओरिएंटेड करना है। सो हमारी पुलिस प्रोफेशनल होनी चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक होनी चाहिए, प्रोसीजर पे ज्यादा फोकस ना करें। मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जरूर होना चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ रूल बाउंड पुलिस नहीं चाहिए, हमें गोल ओरिएंटेड पुलिस चाहिए। इसके साथ ही टेक एनेबल्ड पुलिस फोर्स होनी चाहिए। क्रिमिनल्स आर गेटिंग हाईली टेक एनेबल्ड। सो अगर पुलिस को हम टेक्निकली एबल नहीं करते हैं, इट विल लैग बिहाइंड। देन इंटीग्रेटेड एडवांस टेक्नोलॉजीज, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर फोरेंसिक्स, ड्रोन्स, इन सब की जरूरत है। देन कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू अपडेटेड ट्रेनिंग, मॉडर्न इक्विपमेंट एंड स्पेशलाइज्ड यूनिट्स व्हिच हॉट ट्रिक वी कैन पुट इन द एग्जामिनेशन। सो जैसे इस बार का थीम भी था इस मीट का, विकसित भारत, सिक्योरिटी कंसर्न्स। सो इफ वी वांट टू गेट डेवलप्ड, लॉ एंड ऑर्डर, peace and tranquility, security is one of the important pillar of getting development. So if we want to get developed, police reform is highly necessary. Moving to custodial deaths in India and overview. So there is a report of policing status in India, और इसमें पुलिसिंग के अंदर सीरियस प्रॉब्लम्स को उजागर किया गया है, स्पेशली अबाउट द कस्टोडियल डेथ। क्या होती है कस्टोडियल डेथ? अगर किसी पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट किया और पुलिस की कस्टडी में उसकी डेथ हो जाए, सिंपल, इट इज कॉल्ड कस्टोडियल डेथ। नाउ ऑल द स्टेट पुलिस आर heavily defamed about the custodial death. Sometimes it is rather deliberate killing of the accused in the custody. Then we come to that widespread torture है, एक्सेसेस हैं पुलिस फोर्स के, और डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जैसे डीके बासु केस, इसके अलावा परमप्रीत सैनी केस के सीसीटीवीज लगाइए, हम आगे बात करेंगे वे फॉरवर्ड के अंदर। और स्पेशली अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर फंडामेंटल राइट, अंडर आर्टिकल 20, अंडर आर्टिकल 22 देयर आर प्रोटेक्शन, लाइक अंडर आर्टिकल 22 नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। किसी भी अक्यूज्ड को अथॉरिटी कंपेल नहीं कर सकती है टू गिव एनी स्टेटमेंट विच वुड इन फ्यूचर इंक्रिमिनेट हिम, उसको क्रिमिनल साबित करेगा। अंडर आर्टिकल 22 देयर इज अ स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट दैट एनी अक्यूज्ड हु इज बीन अरेस्टेड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ही मस्ट बी कम्युनिकेटेड द ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट। देन उसको अपने चॉइस के वकील की फैसिलिटी दिलवानी है, और इसी के साथ साथ विद इन 24 आवर्स उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ताकि उसका केस एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी के हाथों में चला जाए। और इसके बाद जितना टाइम मजिस्ट्रेट साहब अलाउ करते हैं उतना टाइम ही पुलिस अक्यूज को अपनी कस्टडी में रख सकती है, उसके बाद उसके बियॉन्ड नहीं रखेगी। इन सब प्रोटेक्शन के होने के बावजूद देयर इज अ हाई केसेस ऑफ custodial torture resulting in custodial death. Here we come about some data. एनसीआरबी का जो डेटा 2011 से 22 का है, इसमें कहा गया है कि 1100 प्लस कस्टोडियल डेथ, लेकिन एक भी पुलिस ऑफिसर इसमें कन्विक्ट नहीं हुआ है। मतलब ये कि 1100 कस्टोडियल डेथ हो रही हैं
अब उसका जिम्मेवार कौन है? और यहां पर हम डेथ की बात कर रहे हैं, इट मे बी किलिंग, इट मे बी मर्डर, और एक भी पुलिस पर्सोनल को एक दिन का भी कन्विक्शन नहीं हुआ इस केस के अंदर। देन एनएचआरसी डेटा 23, इन्होंने जो रिलीफ की बात की है, इन्होंने लगभग 281 केस, 281 केस डिस्पोज ऑफ किए अबाउट द पुलिस ब्रुटैलिटी विच इज रिजल्टिंग इन ह्यूमन राइट वायलेशन। इसमें रिलीफ सिर्फ एक केस में ही ग्रांट की गई, बाकी केसेस में विक्टिम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। देन जुडिशियल इंक्वायरी, जितनी भी ऐसी कस्टोडियल डेथ हो रही हैं, इसमें से सिर्फ 41% मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कोर्ट की गई, और जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हैं उसमें सिर्फ 34 इंक्वायरीज कंडक्ट की गई हैं। इसके अलावा कुछ स्मॉलर स्टेट हैं, उन्होंने कस्टोडियल डेथ के केस में कोई इंक्वायरी ही इनिशिएट नहीं किया। तो प्रॉब्लम हमारा ये कि कस्टोडियल डेथ के केस में हम इंक्वायरी भी कंडक्ट नहीं करा रहे हैं, बस मामले को रफा दफा कर दिया जा रहा है। Then what is the reason behind the custodial death? The very first is the routine use of torture, which is called third degree fateh de pate. Now problem is this, देखिए हम अभी पीछे पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे थे। जब भी कोई क्राइम ऑकर हुआ तो हमारे पुलिस पर्सोनल ट्रेन होने चाहिए इन साइकोलॉजिकल इंटेरोगेशन, कि किस तरीके से पूछताछ के थ्रू वो खुद जो अक्यूज्ड है उससे कुछ इंफॉर्मेशन ले सके। इसके अलावा फॉरेंसिक लैब्स होनी चाहिए, एविडेंस कलेक्शन के एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ताकि किसी भी क्राइम से, वो चाहे क्राइम सीन हो चाहे गवाह हो, हम हाई क्वालिटी कंक्लूसिव एविडेंस कलेक्ट कर सकें। अब ये सारे रिफॉर्म हुए नहीं है। पुलिस को करनी इन्वेस्टिगेशन। अब जब वेल इक्विप्ड नहीं है, स्किल्ड नहीं है पुलिस फोर्स, तो कहेंगे भाई अब इस क्राइम का पता करना किससे पूछें, और कोई तो मिल नहीं रहा, अक्यूज्ड है, बोले इसी से पूछते हैं, कैसे बताएगा? पालो लम्मा, उसी की कुटाई कीजिए आप। तो यहां प्रॉब्लम ये है कि पुलिस के जो मेथड हैं, नाउ दिस टॉर्चर हैज अ रूटीन मेथड ऑफ इंटेरोगेशन। आप सोचें एक ऐसी व्यवस्था जहां पर जब हम बात करते हैं कि पुलिस रिमांड, किसी अक्यूज को पुलिस रिमांड मिली है, तो हमारे दिमाग में एक्सप्रेशन आता है अब ढंग से कुटाई होगी इसकी। वही एक मेथड बच जाता है इंटेरोगेशन का। सो डेटा भी ये कहता है कि जो जितनी भी हम कस्टोडियल डेथ की बात करते हैं, 74% डेथ्स आर लिंक्ड टू टॉर्चर। ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन को अरेस्ट किया और वो नेचुरल कॉज से मर गया, किसी मेडिकल कंडीशन से मर गया। ज्यादातर में टॉर्चर इज द रूट कॉज, एंड देन कम्स द मिलिटेंसी माइंडसेट। बहुत सारे सर्वेज ये बताते हैं कि 55%, जितने भी सर्वे करते हैं, 55 पुलिस पर्सनल्स ऑन रिकॉर्ड इस बात में बिलीव करते हैं कि हमें टफ मेथड यूज करने होते हैं, तभी हम क्रिमिनल से पूछताछ कर सकते हैं। कि ये तो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, ये बातों के, वो है ना कि वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, उस माइंडसेट में बिलीव करना। देन 60% ऑफ डेथ ऑकर्स इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। मतलब ये कि अभी तो मैटर मजिस्ट्रेट के सामने भी नहीं पहुंचा, उससे पहले ही डेथ हो गई। 60%, मेजॉरिटी ऑफ डेथ आर हैपनिंग इन विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट। अब बहुत सारे तो बिल्कुल ओपन किलिंग्स है ना, जैसे अब मैं कह तो रहा हूं ओपन किलिंग, बट इट इज नॉट ऑन रिकॉर्ड। द प्रॉब्लम इज दिस, जैसे उत्तर प्रदेश का तो एक वो बहुत मीम वायरल हुआ था कि यूपी पुलिस की गाड़ी कभी पलट सकती है। दे अरेस्टेड अ हार्डकोर क्रिमिनल, आई बिलीव विकास दुबे, which was like a history sheeter, and the then movement was he killed, ambushed and killed a police party, a senior police official to constabulary, and he was arrested from Ujjain, Madhya Pradesh. अब यूपी पुलिस मध्य प्रदेश से उसको मतलब मध्य प्रदेश पुलिस ने यूपी पुलिस को हैंड ओवर किया, यूपी पुलिस जाती है उज्जैन और वहां से उसको अरेस्ट करके वापस लेके आ रहे हैं कानपुर इन उत्तर प्रदेश, और सारा मीडिया उसको कवर कर रहा है नेशनल टीवी के ऊपर। यूपी में कानपुर के पास आने के बाद यूपी पुलिस स्टॉप द मीडिया के बस यहीं तक कवरेज है, इसके आगे कवरेज नहीं है। और फिर उसके 10 मिनट बाद खबर आ जाती है कि सर जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था वो जीप पलट गई, और पुलिस ने कहा कि जैसी जीप पलटी ये हमारी कंस्टेबलरी के वेपन छीन के हम पे फायर ओपन करके भागने की कोशिश कर रहा था, एंड वी शॉट हिम डेड। इस पे हालांकि जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की थी, उसका कुछ खास रिजल्ट आया नहीं है, बट ये कहानी कितनी है हमें सच्ची लग रही है। तो ऐसे मल्टीपल ओकेजन है। हम हैदराबाद के सजनार साहब की बात कर सकते हैं, जिनका ये रिकॉर्ड है। मतलब उनके साथ कई ऐसे केसेस हैं कि उनकी पुलिस पार्टी अक्यूज्ड को क्राइम सीन पर लेके गई थी। एक प्रोसीजर होता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाए,
मौका मुआयना कह देते हैं कई जगह इसको, कि अक्यूज को ले जाएंगे क्राइम सीन पे, बताओ तुमने यहाँ क्या क्या किया था। वो एसओपी बन चुका है, उनके कई सारे केसेस हैं कि वो जाएंगे और वहां पर अक्यूज को क्राइम सीन पे लेके गए और फिर खबर आती है कि क्राइम सीन से उन्होंने पुलिसमैन के वेपन छीन के भागने की कोशिश की, रिटेलिएटरी फायर में मारे गए। अब आई एम नॉट डिमीनिंग दीज ऑफिसर्स, सजनार साहब या और कोई, but these are the cases which is having questionable record on policing in India. Then comes delayed and poor medical care. अब बहुत सारे में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इंजरी हो गई किसी अक्यूज्ड को, वो बीमार है, तो उसको जल्दी से हम मेडिकल केयर नहीं दे पा रहे हैं, उस चक्कर में भी बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं। फर्दर वी कम दैट विच इज व्हाट इज मोस्ट प्रॉब्लमैटिक, कि जब हम देखते हैं पुलिस ब्रुटैलिटी का शिकार हुए लोग कौन है, ज्यादातर वल्नरेबल सेक्शन लाइक दलित्स, आदिवासीज, माइनॉरिटीज, या जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है। तो अगर कोई पर्सन पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उसके साथ ये टॉर्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे ज्यादा एट्रोसिटी शुरू, जबकि होना ही चाहिए। वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए तो ज्यादा सिंपैथी और एम्पैथी होनी चाहिए, चाहे वो क्रिमिनल भी है, ह्यूमन ट्रीटमेंट तो वो डिजर्व करता ही है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। देन लैक ऑफ एफआईआर्स एंड कन्विक्शन, हमने देखा है कि 1100 केस एक डिकेड के अंदर और एक भी कन्विक्शन नहीं है, तो बहुत सारे केस में पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर ही नहीं हो रही है। देन कम्स मैन्युपुलेटेड रिकॉर्ड्स। आखिर ये सारा रिकॉर्ड किसके पास है? पुलिस के पास है, तो रिकॉर्ड में मैनिपुलेशन कर देते हैं ताकि गिल्टी पुलिस पर्सनल के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो पाए। हमारे पास कोई एंटी टॉर्चर लॉ नहीं है। Then it comes to, okay, we have talked about constitutional safeguard, Article 20, 22, 21, like to life and personal liberty. Then there are various safeguards in IPC like Section 330, 348, which penalize that wrongful confinement. अगर किसी पर्सन को आप कन्फेस कराना चाहते हैं उसका क्राइम, तो आप wrongful confinement या उसको हर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा CRPC Section 176 that mandates judicial inquiry, and judicial inquiry is mandatory in custodial death, जबकि हम देख रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी सिर्फ 34% केसेस में ही मार्क की जा रही है। Then we come to what measures we can take or way forward. The very first thing that we have to enact anti-torture law and also ratify the UN Convention Against Torture. Remember, India is a signatory to UN Convention Against Torture, but yet India had not ratified it. अब जब तक हम इसको रेटिफाई नहीं करते हैं, ये हमारे ऊपर लीगली बाउंड है नहीं, तो हम साइन करके बैठे हैं, हम इसको रेटिफाई करें और साथ के साथ पार्लियामेंट को पावर मिल जाएगी to make law for anti-torture, and then it can encroach upon state topic police as well under Article 253, if you remember. If India signs any international treaty, then Parliament is empowered to make law even upon state topic. So अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि स्टेट लॉ नहीं बना रहा है, पार्लियामेंट इस ट्रीटी के थ्रू लॉ बना के स्टेट पर इंपोज कर सकता है। देन हमें प्रकाश सिंह जजमेंट, वन ऑफ द top cop in India. He heads the UP police, he had the BSF as well, and he's the flag bearer of police reform in India. और ये 1990s के फैग एंड से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। 2006 में सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है अबाउट पुलिस रिफॉर्म, उसके वेरियस पिलर्स हैं। तो इसमें जैसे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, अगर आप पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहें तो कहां करेंगे? लीव अपार्ट NHRC और कोर्ट्स, तो आप पुलिस के पास ही करेंगे, वहां तो पीयर ग्रुप चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन प्रकाश सिंह केस, सुप्रीम कोर्ट held that there should be an independent police complaint authority in the state at district level. Every district must have a police complaint authority, और ये इंडिपेंडेंट हो पुलिस से, जहां जाके पुलिस एक्सेसेस की हम शिकायतें दर्ज कर पाए और पुलिस के खिलाफ एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिगेशन हो, तो एक पावर बैलेंस क्रिएट होगा। देन स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ अरेस्ट सेफगार्ड, जैसे डीके बासु गाइडलाइन है, तो उसमें आर्टिकल 22, जैसे अरेस्ट के लिए ग्राउंड बताना है, वकील अवेलेबल कराना है, 24 घंटे में ही पेश, ये सब स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किए जाने। फर्दर परमवीर सिंह सैनी जजमेंट ऑफ 2022, इसमें कहा गया है हर पुलिस स्टेशन के अंदर मैंडेटरी CCTV कैमरास होने चाहिए ताकि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी स्टैब्लिश हो।
इसके अलावा अर्ली लीगल एड प्रोवाइड करनी है और आर्टिकल 22 फंडामेंटल राइट इंप्लीमेंट करना है विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का। इसके अलावा देयर इज इस्तांबुल प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड दैट मेडिकल एग्जामिनेशन और इंडिपेंडेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, जहां इंडिपेंडेंट विटनेसेस के सामने अरेस्ट के वक्त मेडिकल एग्जामिनेशन हो, उसमें क्लियर हो जाएगा इसको पहले से कोई चोट इंजरी तो नहीं है, पहले से मेडिकल कंडीशंस क्या है। फर्दर, ऑटोमेटिक जुडिशियल इंक्वायरी सीआरपीसी के अंदर है भी कि अगर कस्टोडियल डेथ होती है तो मैंडेटली जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जज साहब की एक कमेटी हो जो इंक्वायरी करे, जुडिशियल इंक्वायरी करे, पुलिस खुद इंक्वायरी ना करे कि साहब एसएचओ साहब की कस्टडी में हो गई कस्टोडियल डेथ और डीएसपी साहब को दे दिया कि आप इंक्वायरी कीजिए। पीयर प्रेशर, पीयर ग्रुप, भाई वो एक ही जमात से आते हैं, तो कहीं ना कहीं सेफगार्ड करने की कोशिश हो सकती है, क्विड प्रो को हो सकता है। जुडिशियल इंक्वायरी मस्ट बी मैंडेटरी इन ऑल द कस्टोडियल डेथ्स। सो जनाब, मसला ये है कि फ्रॉम लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, एटीट्यूड, बिहेवियर, ट्रेनिंग, स्किल, इन सब के साथ साथ मैटर है माइंडसेट का। हम अपनी फिल्में ही देख लें तो अगर किसी पुलिस पर्सोनल के ऊपर फिल्म बन रही है जिसमें पुलिस को हीरो दिखाया जा रहा है, लेकिन वो किस तरह का होगा? सिंघम टाइप पर्सनैलिटी, he is doing extrajudicial killings and that is celebrated by the people on the screen and off the screen in real sense as well। कहीं पर कोई रेप एंड मर्डर केस हो गया, दिशा केस की बात कर रहा हूं मैं, हैदराबाद के अंदर हुआ था, मेडिकल स्टूडेंट रेप, लेकिन विद इन आवर्स 4 ट्रक ड्राइवर्स वर कॉट बाय द पुलिस एंड दे वर एनकाउंटर्ड एट द क्राइम साइट, कि हम उसको क्राइम सीन रिक्रिएट करने लेके गए थे। और इस जब ये पुलिस पार्टी एनकाउंटर करके बाहर आ रही है तो लोगों ने उनके ऊपर फूल बरसाए हैं, उनको कंधों पे उठा के घुमाया गया, सो मच सेलिब्रेशन। सर, प्रॉब्लम इज दिस के अभी तो उस केस की इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई थी, अभी तो उन लोगों के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल भी नहीं चला था, अभी तो कन्विक्ट भी नहीं हुए। इंस्टेंट जस्टिस, तो याद रखें, फौरी तौर पर आम जनता जो वैसे ही अपने बहुत सारे दुखों में मुबतला है, उसको ये इंस्टेंट रिलीफ के तौर पे लगता है। लेकिन इंस्टेंट जस्टिस इज नॉट ट्रू जस्टिस। वी आर हैविंग रूल ऑफ लॉ। पुलिस का अपना एक काम है, कोर्ट्स का अपना काम है, कोर्ट्स को उनका काम करने दिया जाए। नाउ वी मूव टू another important thing. This is an article in the Hindu, a landmark law in 2013. It needs a spine in 2025. Needs a spine मतलब कानून तो है, इफेक्टिव नहीं है। और किस कानून की हम बात कर रहे हैं? वेरी क्रूशियल, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट प्लेसेस ऑफ वर्क 2013 पॉश एक्ट। कमिंग टू द बैकग्राउंड स्टोरी, in 1990s there was a case Visakha versus Union of India और Visakha versus State of Rajasthan, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह पता चला there is no law, no policy, no guideline to prevent the sexual harassment at places of work for women। अब एक तरफ हमारी सरकार प्रमोट कर रही है गर्ल एजुकेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि वर्क प्लेसेस पे ज्यादा से ज्यादा वुमेन होनी चाहिए, फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट। लेकिन हमें पता है कि डेवलपिंग कंट्री और सेक्सुअल हरासमेंट इज अ रियलिटी फ्रॉम सोसाइटी टू होम टू वर्क प्लेसेस। तो ऐसे में बहुत जरूरी है, जब हम प्रमोट कर रहे हैं कि फीमेल वर्क प्लेसेस पर आए और एक फ्री एनवायरनमेंट में फुल पोटेंशियल पर अपना इनपुट दें, तो वी नीड सम लॉ टू प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट प्लेसेस ऑफ वर्क। अब जब सुप्रीम कोर्ट को पता लगा ऐसा कोई लॉ ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले सरकार से कहा आप ऐसा लॉ बनाएंगे, और जब तक आप नहीं बनाते हैं तब तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ही इंप्लीमेंट होगी एट ऑल द वर्क प्लेसेस। फाइनली इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद 2013 में जाके पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया पॉश एक्ट, जो सरकारी और गैर सरकारी जहां पर खासकर ऑर्गेनाइज सेक्टर है, 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय इन्वॉल्व है, वहां पर पॉश एक्ट की प्रोविजन को इंप्लीमेंट किया जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लॉ? टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट and also provide legal framework for prevention, prohibition, and redressal that is aimed at ensuring a secured work environment। अच्छा, इसमें क्या याद रखिएगा, पॉश एक्ट doesn't apply only to the employees। हम ये एक्ट लेके आए हैं, अगर मैं पॉजिटिव सेंस की बात करूं, प्रोटेक्टिंग द वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट प्लेसेस ऑफ वर्क, तो इसमें ये ना इमेजिन करें कि सिर्फ एम्प्लॉयज ही प्रोटेक्ट होंगे, वो तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ही एम्प्लॉयज को या वुमेन एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करना।
इवन एनी क्लाइंट, मतलब अगर कहीं किसी ऑफिस में कोई क्लाइंट लेडी आती हैं जो उस दफ्तर की एम्प्लॉय नहीं है, तो क्या उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी? उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगी। सो दिस एक्ट प्रोटेक्ट्स ऑल द वुमेन फ्रॉम एम्प्लॉय टू क्लाइंट फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट प्लेसेस ऑफ वर्क। तो ये एक पॉजिटिव साइड है, ब्रॉडर सेंस के अंदर यूज किया जाता है। देन what are the key features? That comprehensive definition of sexual harassment है, different type of, like from verbal to non-verbal to gestural, वो सारे ही जो सेक्सुअल एक्ट हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। दैट इज नॉट ओनली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट द रेप और अटेम्प्ट टू रेप, रादर इवन बाय वर्बल असॉल्ट्स, सेक्सिस्ट कमेंट्स, जेस्चर्स, रास्ता रोकना, पापतियां कसना, ड्रेसिंग सेंस को लेकर, वो सब भी इसके अंदर सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर काउंट किया गया है। देन मैंडेटरी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है क्या? तो ऑफिसेस को एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी होगी जिसमें एक वुमेन होंगी। तो कोई भी वुमेन जो विक्टिम है सेक्सुअल हरासमेंट की एट प्लेस ऑफ वर्क, इस इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पास अपनी शिकायत रखेंगे, ये मैटर की जांच करेंगे, और अगर मैटर सीरियस लगता है तो ये नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करेंगे टू टेक नेसेसरी एक्शंस इन द क्रिमिनल लॉ, और अपनी मैनेजमेंट से भी कहेंगे कि एक्ट के थ्रू जो कार्रवाई इस पर्सन के ऊपर बनती है, दैट वुड बी सस्पेंशन, सम फाइन, वो इन्वोक किया जाए। तो याद रखें, क्रिमिनल केस भी बाहर फाइल करवा सकती है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। एंड देन स्ट्रक्चर्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, कॉन्टैक्टिंग पॉइंट होने चाहिए जहां पर इस तरह की शिकायत दर्ज कराई जा सके। देन व्हाट आर द फ्लॉज मेनली? अब सबसे पहले यहां पे कंसेंट की डेफिनेशन वो क्लैरिटी नहीं है, जैसे कोअर्जन और पावर इम्बैलेंस। मतलब यहां पर कहा गया है कि जैसे कि अगर विलफुल कंसेंट किसी दो पर्सन की है, जैसे मेल एंड फीमेल, और अगर फीमेल विलफुली किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं विद फ्री विल, तब पॉश एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन सर जब आप कंसेंट की बात कर रहे हैं तो फ्री कंसेंट आप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? क्योंकि पावर इम्बैलेंस से कई बार बॉस जो हैं वो अपने रसूख का, अपनी पावर का इस्तेमाल करके, कोर्स करके, दबाव बनाकर वो कंसेंट हासिल कर रहे हैं कि आपको प्रमोशन नहीं दी जाएगी, निकाल दिया जाए, एंड ऑल दैट थिंग, कि आपका वर्क शेड्यूल ऐसा होगा। तो थोड़ा उसको डिफाइन या फाइन ट्यून करने की जरूरत है। देन कुछ टर्म्स बहुत एम्बिगस यूज की गई हैं। हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट की, इट इज अ क्राइम, बट अंडर द पॉस एक्ट जो जिसने वो सेक्सुअल हरासमेंट एक्टिविटी की है उसको हम अक्यूज कह ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं रिस्पोंडेंट। तो ये मैटर की ग्रेविटी को बहुत रिड्यूस कर देता है। हमें सही टर्मिनोलॉजी यूज करनी चाहिए। लॉ इज अ मैटर ऑफ टर्म्स। फर्दर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बर्डन ऑफ प्रूफ लाई ऑन द विक्टिम। विक्टिम को ही ये प्रूव करना है विद एविडेंसेस कि इस पर्सन ने सेक्सुअल हरासमेंट किया था। अब क्योंकि बाकी ऑफिस का एनवायरनमेंट हम देखें तो कई बार अनसपोर्टिव होता है कि यार ठीक है, इस लेडी के साथ हुआ, इसके चक्कर में हम अपनी जान क्यों जोखिम में डालें। तो प्रूव करना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है एक अनसपोर्टिव एनवायरनमेंट के अंदर, कि क्यों ही कोई बॉस से पंगा लेगा अगर बॉस इज रिस्पोंडेंट। देन सर, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बना तो दी जाती है ऑन पेपर, खुद यहाँ पे जो मेंबर आपने अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज रखे हैं उनकी कितनी ही ट्रेनिंग हुई है, तो उनको ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। देन नो मैकेनिज्म फॉर इंटर इंस्टीट्यूशनल कंप्लेंट्स। एक पर्सन आज एक ऑफिस में छोड़ के दूसरे ऑफिस में चला गया, तो उसको वहां पे ट्रैक करने का मैकेनिज्म इसके अंदर नहीं दिया गया। एंड नाउ कम्स, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द फिजिकल सेक्सुअल हरासमेंट। Now there is cyberbullying, online stalking, like digital harassment, digital sexual harassment. ये पॉश एक्ट में एक्सप्लिसिटली एड्रेस्ड ही नहीं है, जबकि देर आर हाई केसेस ऑफ डिजिटल सेक्सुअल हरासमेंट। नाउ वी कमिंग टू इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट पॉश एक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, अपने इंटरनल इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं बना रहे। आप याद करें जब ये हमारे कुश्ती के कुछ पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के प्रेसिडेंट के खिलाफ दिल्ली में धरना दिया था और उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगाए थे, तो हमें ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स फेडरेशन, उन्होंने पॉस एक्ट लागू ही नहीं किया अपने यहाँ।
उन्होंने इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ही नहीं बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी, वो बनाइए, क्या कर रहे हैं, क्यों सोएंगे? तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनाते नहीं, क्योंकि फिर क्या होगा कि भाई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, वहां पे सेक्सुअल हरासमेंट की रिपोर्ट्स आया करेंगी, उससे कंपनी की साख पे ना कोई असर पड़ जाए कि नहीं, बातें दबी रहने दो। देन मोस्ट प्रॉब्लमैटिक 3 मंथ टाइम पीरियड। तो कोई भी विक्टिम है उसके ऊपर ये लाजिम है पॉश एक्ट के थ्रू कि जब सेक्सुअल हरासमेंट की कोई घटना हुई, उस घटना के बाद 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट करनी है। 3 महीने से पुरानी सेक्सुअल हरासमेंट की घटना को आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। नाउ दिस टाइम स्पैन इज वेरी शॉर्ट। हमें थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी माइंडसेट और विमेन के क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में सोचना। कोट वन एग्जांपल्स, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां फीमेल सेक्सुअल हरासमेंट की घटना को बताती नहीं। क्यों? कि यार अगर मैं बताऊंगी, बात खुलेगी, मेरे परिवार को पता चलेगा और मेरा परिवार मेरा ही दोष निकालेगा। और फिर ये भी हो सकता है कि मुझसे कह दिया जाए कि कोई जरूरत नहीं काम वाम करने की, घर बैठिए। बहुत कॉमन फिनोमेना है। बहुत सारी बच्चियों के स्कूल छुड़वा लिए जाते हैं, कॉलेज छुड़वा लिए जाते हैं इस वजह से। तो काम क्यों नहीं छुड़वा लिया जाएगा? तो इस डर में भी वो कंप्लेंट नहीं करती हैं। दे नीड टाइम टू कंसोलिडेट देयर माइंड एंड रिपोर्ट। 3 महीने का टाइम पीरियड बहुत लेस है, इसको एक्सटेंड करना चाहिए। देन inconsistent application across institution due to varying awareness and infrastructure। अवेयरनेस ही नहीं है पॉश एक्ट को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन नहीं है, जैसे कंप्लेंट्स कमेटी नहीं है, तो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। देन व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड हियर? सबसे पहले तो अवेयरनेस। इस हर इंस्टीट्यूट के अंदर इस लॉज को लेके वर्कशॉप्स लगाई जाएं, जहां मेल और फीमेल दोनों को सेंसिटाइज किया जाए अबाउट द पॉश एक्ट। एंड देन लीगल रिफॉर्म्स लाइक क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए, जैसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है, इमोशनल हरासमेंट क्या है, देन डिजिटल हरासमेंट क्या है। तो इन सबको स्पेशली रिकॉग्नाइज किया जाए। देन इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रेंथन किया जाए। कैसे होगा? इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के मेंबर्स को ट्रेन किया जाए, अलग से वर्कशॉप लगा के इनको हाईली ट्रेन किया जाए कि किस तरीके से सेंसिटिव मैटर्स आपने डील करने हैं। देन मल्टी डिसिप्लिनरी कमिटीज होनी चाहिए इन्वॉल्विंग लीगल, साइकोलॉजिकल एंड एचआर एक्सपर्ट्स। बहुत सारे एक्सपर्ट्स आएंगे, तब हम मल्टीपल टाइप की कम्युनिटी के थ्रू इन सब चीजों को टैकल कर सकते हैं। फर्दर इंटर इंस्टीट्यूशनल कंप्लेंट, जो एक पर्सन एक ऑफिस छोड़ के दूसरा ज्वाइन कर चुका है, वहां पे भी उसको ट्रैक किया जाए। फर्दर टेक्नोलॉजी यूज, डिजिटल कंप्लेंट्स होनी चाहिए। इन पर्सन आके ही आपको कंप्लेंट करना कई बार शर्मिंदगी में वो नहीं होता, तो आप डिजिटल कंप्लेंट्स रिसीव कीजिए। फर्दर इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सारा का सारा इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल हो इस चीज के लिए। एक कल्चरल चेंज हमें वर्क प्लेसेस पे लेके आना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, वी मस्ट नीड जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट प्लेसेस ऑफ वर्क। अगर ये हम नहीं रोक पा रहे हैं, हम एक वायलेंट सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं, जहां पर वर्क प्लेसेस पर फीमेल अगर सिक्योर ही नहीं फील कर रही हैं, तो सोचें, एक तो उनकी खुद की लाइफ क्या हो रही है, दूसरा व्हाट इज देयर आउटपुट, उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा हो रहा है? तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो सफरिंग। दैट्स व्हाई वी नीड इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। द इंस्टीट्यूशन मस्ट करेक्ट इट। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।